हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ-IAS में। मैं मनोज कुमार आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा ड्रीम IAS को लेकर के। जो लोग 2024 में अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं, जो सीरियसली उस पर तैयारी करना चाहते हैं और कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है और प्रश्न है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कब से शुरू की जाए और कैसे शुरू की जाए। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा इशू है बच्चों के सामने कि हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कब से और कैसे करें। ध्यान रखना, वो तैयारी कर चुके हैं, कुछ ना कुछ कर चुके हैं, लेकिन बिना रणनीति के कोई भी चीज संभव नहीं है। आपके अंदर कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी आपके अंदर कौशल हो, कितनी भी स्किल हो, ठीक है ना, लेकिन अगर रणनीति नहीं है तो सारी की सारी एनर्जी, सारी योग्यता सब यहीं रखी रह जाती है, असफल हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा बहुत सारे ऐसे छात्र जिनके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत जानते हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं कर पाते। और यूपीएससी के लिए तो समझ लीजिए कि यह पहला पड़ाव नहीं, बल्कि बहुत अगर बात कही जाए तो एक ऐसा कदम है कि जिसको अगर आप ढंग से पार नहीं कर पाए तो आगे पूरी तैयारी, पूरी मेहनत, पूरा समय, पूरा पैसा सब बर्बाद है। इसलिए इसकी तैयारी जैसे जैसे आपका जो समय गुजरता है, वैसे वैसे ये प्रश्न और ज्यादा उभर के सामने आने लगता है कि तैयारी कैसे किया जाए और कब किया जाए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि डे बाय डे, दिन प्रतिदिन यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती बनती चली जा रही है, बहुत बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है कि आखिर ये पास कैसे होगा। मेरे सामने ऐसे कई सारे छात्र आते हैं जिन्होंने 3-4 साल पहले प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उसके बाद अभी तक वो प्री पास नहीं कर पा रहे। आखिर कारण क्या है और क्या कारण है कि वो उस समय पास कर गए थे और वर्तमान में नहीं कर पा रहे। तो आज हम उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे, विशेषकर 2 चीजों पर कि तैयारी कब से करें और कैसे करें प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के, क्योंकि ये बहुत बड़ा हर्डल है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा को करने के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए हमें 2 चरणीय रणनीति आपको बनानी होगी। 2 चरण की स्ट्रेटजी आपको बनानी होगी, पहला चरण और दूसरा चरण। अगर आप सोचें कि हम एक ही बार में सब कुछ पास कर जाएंगे तो यह संभव नहीं है, नहीं है संभव, क्योंकि ये यूपीएससी है, बैंक एसएससी का क्लरिकल लेवल का एग्जाम नहीं है जिसमें आपने बहुत सारी चीजें याद कर ली और वहां जाकर के सामने देखा और टिक होके चला आया। क्योंकि ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी है, ध्यान रखना। और यूपीएससी में जो आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि अधिकांश प्रश्न, लगभग 60% से ज्यादा प्रश्न आपके कैसे आते हैं, विश्लेषणात्मक आते हैं। ध्यान रखिएगा, कैसे आते हैं, विश्लेषणात्मक, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं 60% से ज्यादा। और कंसेप्चुअल चीजों को समझने के लिए आपकी समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये समझ, आप सोचें कि हम विवेकानंद के वंशज हैं या रजनीकांत के रोबोट की तरह चिट्ठी हैं कि एक बार पढ़ेंगे और सब कुछ हमको दिमाग में आ जाएगा, तो इस बात को तो भूल जाइए। वो फिल्मों में ही होते हैं या कहीं सुनी कहानियों में होते हैं। विवेकानंद जैसे लोग जो हैं, अपवाद बिरले होते हैं, लाखों करोड़ों में कोई एक आध, 10-20 साल, सैकड़ों साल में कोई एक पैदा होता है। हम लोग तो ध्यान रखना दोस्तों, कैसे लोग हैं, जिनको अपनी क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ानी है और बनानी है। हमें यही सीखना है और यही करना है। हम गॉड गिफ्टेड नहीं है, ध्यान रखना। तो प्रश्न जो आते हैं ये आपके लगभग 60% प्रश्न से ज्यादा कंसेप्चुअल आते हैं और लगभग 40% से कम फैक्चुअल आते हैं। और फैक्चुअल भी वो अब ऐसे पूछता है लगभग कि जिसमें आपका पूरा दिमाग का इस्तेमाल हो जाता है। पेपर टफ नहीं आता, ध्यान रखिएगा, पेपर टफ नहीं आता है, बल्कि पेपर जो है टफ बना दिया जाता है।
टॉपिक आपके पढ़े हुए होते हैं, लेकिन उसमें ऐसे ऑप्शन इस तरीके से फंसाए जाते हैं कि आप उलझ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इसके एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है वो एक चरण में नहीं बल्कि 2 चरणों में करनी पड़ेगी। 2 चरणों में इसको लेके चलना पड़ेगा। और ध्यान रखना, इसी तरीके से पेपर भी 2 चरणों में ही सॉल्व होगा। ध्यान रखना, पेपर भी 2 चरणों में ही सॉल्व होगा। वो कैसे होगा वो बताएंगे तब जब आप प्रारंभिक परीक्षा के लगभग नजदीक आ चुके होंगे। 2 से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, जनवरी फरवरी के आसपास आपको बताएंगे वो स्ट्रेटजी। अभी यहां तैयारी करने की स्ट्रेटजी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखना, पहला चरण और दूसरा चरण, 2 चरणों की उपयोगिता, 2 चरणों का महत्व क्यों जरूरी है उसको समझिएगा। मैंने कहा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जो चरण है, ध्यान रखना दोस्तों, वो पहला चरण आपको अगस्त से लेकर के दिसंबर तक इसको लेकर के चलना पड़ेगा। अगस्त से लेकर के दिसंबर तक इस चरण को लेकर चलना पड़ेगा। और दूसरा चरण जो है वो जनवरी से लेकर के मई तक लेकर के चलना पड़ेगा। यानी 2 बार में इन सब चीजों को लेकर के कवर करेंगे। यानी कि कम से कम 2 बार रिवीजन होना चाहिए। 2 बार आपकी सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। अभी से ही आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए कब से तैयारी शुरू करेंगे? ध्यान रखना, बहुत लंबे समय से नहीं बल्कि अभी से। आपके पास अगस्त चल रहा है, एंड होने वाला है, लगभग एंड हो ही चुका है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 महीने हैं। ध्यान रखना, तो पहले चरण के लिए आपके पास कितने हैं? 4 महीने। और दूसरे चरण के लिए है आपके पास लगभग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तो काउंट करिए ही मत। 4 महीने दूसरे चरण के लिए भी है। लगभग इतना ही समय है। टोटल मिलाकर के 8 महीने आपके पास है। तो तैयारी आपको अभी से करनी है और 2 बार में करनी है। अब बात आती है कि 2 बार में कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन खोल के रख दिया कि तैयारी जो लोग कहते हैं ना बेटा, टॉपर्स कह देते हैं, अरे मैंने तो 2 महीने 3 महीने पहले पढ़ा था, बस मेरा हो गया था। भगवान के पैदाइश से हैं या हमारी तुम्हारी तरह ही हैं कि अलग से उनको ज्ञान मिला है क्या? नहीं ना, हम सब भगवान की ही पैदाइश हैं, सब एक जैसे ही हैं। वो 3 महीने में क्यों भैया, उनका बैकग्राउंड क्लियर नहीं था क्या? पहले से उन्होंने कुछ पढ़ नहीं रखा था? लास्ट के 3 महीने 4 महीने में रिवीजन होता है। ध्यान रखिएगा, रिवीजन और प्रैक्टिस होती है। तो इसमें ध्यान रखना क्या होता है? रिवीजन, प्रैक्टिस और एड ऑन। ये क्या क्या होते हैं ये मैं बताऊंगा। तो लास्ट में तो जाकर के आपको केवल क्या करना है? रिवीजन करना है, याद करना है, प्रैक्टिस करनी है, एड ऑन करना है। ये अंतिम चरण का होता है। वो लोग टॉपर में हैं जिसकी फर्स्ट पोजीशन आई है या जिसकी लास्ट पोजीशन आई है, सबकी स्ट्रेटजी एक ही होती है। वो अपना पूरा बेस तैयार कर चुके हैं। अब केवल और केवल सेकंड फेज में जाकर के जनवरी के बाद उस पर फोकस करते हैं रिवीजन के तौर पर, कुछ एक्स्ट्रा उस पर एड ऑन करने के लिए, ठीक है ना, उसमें प्रैक्टिस करने के लिए उस पर फोकस करते। उस समय तैयारी नहीं करते कि लाओ और प्री का मैटर निकालो। अधिकांश छात्रों के फेल होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो अभी से लेकर के सोचिए दिसंबर जनवरी तक आराम से पूरा मेंस फोकस करते हैं, पूरा फोकस करते हैं, पूरा कंप्लीट। वो प्री के बारे में बात ही नहीं करते, वो प्री तो लास्ट में देखेंगे, हो जाएगा, लास्ट में इसीलिए लटक जाते हैं। यूपीएससी है, पहले आपका सब कुछ तैयार होना चाहिए। यही स्ट्रेटजी है, ध्यान रखना। और स्ट्रेटजी कैसे कैसे होगी, किस तरीके से होगी, वो भी मैं इसमें आपको डिस्कस करूंगा। ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, उसको विशेष तौर पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो रणनीति है वो आपकी 2 चरणों की रणनीति बनेगी। ठीक,
और 2 चरणों के साथ साथ आपके जो विषय हैं उनकी भी 2 श्रेणियां बनेंगी। एक पहली श्रेणी फर्स्ट कैटेगरी और दूसरी सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी को हम कहते हैं HGP की कैटेगरी, ठीक है ना, और सेकंड कैटेगरी कहते हैं आपकी EES। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये सेकंड कैटेगरी है। अब कहोगे सर इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ध्यान रखना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। इधर है इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये रहे। अब कहोगे कि इनको 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया? इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हम सभी लोग, आप और मैं, एक गलती सबसे ज्यादा करते हैं, खासकर हिंदी माध्यम के छात्र, खासकर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के छात्र जो हैं, वो ये मान के चलते हैं कि हमको सब में विशेषज्ञता हासिल करनी है, सबको बराबर पढ़ना है, सबको ध्यान देना है, सब कुछ याद करना है। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हम इनमें से कुछ भी नहीं कर पाते ढंग से, सबको पढ़ने के चक्कर में। इसलिए मैं आपको वही प्लान बता रहा हूं जिस प्लान के तहत, सोचिएगा, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी प्री क्वालिफाई किया, जिस समय ऑल ओवर इंडिया में 225 सीटें थी 2003 में, आज से 20 साल पहले। सोचिएगा, उसी स्ट्रेटजी से मैंने किया था, वही स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं, जबकि मैं पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा, एवरेज से भी नीचे रहा हूं। अगर आपको देखनी है मेरी मार्कशीट देख सकते हैं, ग्रेजुएशन 41% है, लेकिन उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई, सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू, थर्ड अटेम्प्ट में इंटरव्यू, फोर्थ अटेम्प्ट में इंटरव्यू। सोचिएगा, और उसी समय 2009 में ही सोचिए पीसीएस में सिलेक्शन, और उसको छोड़ दिया। तो मैं वही स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक। और वो जरूरी क्या है, या ध्यान रखना, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं, कभी 18, कभी 12, कभी 15, कभी 16, इसके एवरेज में रहते हैं। ज्योग्राफी में भी देखेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, पॉलिटी में भी 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, एवरेज यही है। तो कुल मिलाकर के लगभग 50 क्वेश्चन यहां से आते हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां से मिलाकर के लगभग मान के चलिए 40 क्वेश्चन के आसपास यहां से आते हैं। ये जो पेपर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो पेपर है ये स्टैटिक पेपर है। स्टैटिक बोले तो इसमें बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स नहीं आता, ये करंट अफेयर्स से ज्यादा प्रभावित नहीं होता, अपडेट नहीं होता, क्योंकि हिस्ट्री एक बार जो हो गई है उसमें कोई बदलाव नहीं होता। ज्योग्राफी है, बहुत कम, रेयर ही कोई चेंज होते हैं, हाल फिलहाल कोई भूकंप आ जाए, कहीं पर कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसके बारे में हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। पॉलिटी, संविधान में भी बहुत कम बदलाव होते हैं, कोई कमेटी बन जाती है, कोई कुछ हो जाता है, नया इलेक्शन हो गया, तो बहुत कम बदलाव होते हैं। लेकिन इकोलॉजी, एनवायरमेंट और साइंस टेक, ये कैसे हैं, ये हाईली डायनामिक हैं, डायनामिक, गतिशील कहते हैं इनको। और गतिशील की कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि ये दिन प्रतिदिन बदलाव होते हैं, दिन प्रतिदिन बदलता है, इसलिए इसमें चेंज आते रहते हैं, यानी टोटली करंट अफेयर बेस्ड है, टोटली करंट अफेयर, ठीक है ना। तो ऐसे में इसको हमें रोज पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट भी करंट भी डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली जो चेंज आ रहे हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। एक तरफ इसको अपडेट करना है, दूसरी तरफ आपको करंट अफेयर अलग से भी पढ़ना है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने जो रणनीति अपनाई थी वो यही थी कि इसके अंतर्गत मैंने इस पर अपना कोशिश ये किया कि मैं 100% कमांड करूं, 100%, जिसमें से लगभग 80 to 90% क्वेश्चन सही करूं। यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट को अगर मैं ढंग से पढ़ जाऊंगा, क्योंकि एक ही किताब है, 2 किताबें हैं, 3 किताबें हैं, मटेरियल है, लिमिटेड मटेरियल है, चेंज हो नहीं रहा है, स्टैटिक है,
तो आराम से ढंग से पढ़ जाऊंगा ना, तो सारे क्वेश्चन मैं सही कर ले जाऊंगा इसमें से। पॉलिटी आसान होता है, ज्योग्राफी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, हिस्ट्री बहुत ज्यादा चेंज होती नहीं है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लिमिटेड सोर्स है, लिमिटेड चीजें हैं। क्योंकि इसमें ध्यान रखना, यूपीएससी में दोस्तों हिस्ट्री में पॉलिटिकल क्वेश्चन, राजा के जीने मरने के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कल्चरल से जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कल्चर से, बस उसी पर ध्यान देना है। सोचिए अगर 50 क्वेश्चन है, 80% का मतलब होता है, तो इसमें से हम 40 क्वेश्चन, 40 नहीं तो कम से कम 35 क्वेश्चन इसमें से सही कर सकते हैं आराम से, इस पोर्शन में से, ध्यान रखना। और यहां पर हमको फोकस क्या करना है, करंट अफेयर बेस्ड है, डायनामिक है। अगर हम यहां पर 60% का टारगेट लेके चलें और इसमें से कम 50% भी सही कर ले जाएं, तो सोचिए लगभग यहां से कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन के आसपास हमने यहां से सही कर लिए। तो सोचिए 35 और 20 55 हो गए, पास तो आप यहीं से कर ले गए, यूं ही कर ले गए पास। अभी सोचिए 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के और बचे हुए हैं, ध्यान रखना। इसी बीच में करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन, और इनमें से आप अगर 50% भी करेंगे तो ध्यान रखिएगा लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहां से सही करके ले जा सकते हैं। तो टोटल रणनीति के हिसाब से आप लगभग 60 से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं सबको एक जैसा पढ़ लूं, ध्यान रखना, हिस्ट्री भी उतनी आती हो हमको, इकोनॉमी भी उतनी आती हो, साइंस भी उतनी आती हो, पॉलिटी भी उतनी आती हो, सब बराबर होंगे, तो सोचिए पूरे पेपर में से 50% सही नहीं होने। क्यों? क्योंकि कुछ चीजों में स्पेशलाइजेशन जरूरी है, तभी जाकर के वहां के क्वेश्चन सही हो पाएंगे। गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हमें छोड़ने ही नहीं है। तो दिमाग को अब अपने दिमाग से अपने प्रॉपर तरीके से सेट कर लीजिए कि मुझे 3 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं और 3 सब्जेक्ट मुझे एवरेज लेके चलने हैं, क्वेश्चन सही हो जाए, आप पास कर जाएंगे। बात समझ में आगे नहीं आगे? करंट अफेयर्स जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई समस्या नहीं है। 7 से 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इसमें सही करने हैं, 60 से ऊपर आप आराम से निकल जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी की टॉप करने वाले जो लोग हैं ना बेटा, वो सब कुछ वही पढ़ते हैं, बस सब कुछ सही ढंग से पढ़ते हैं। क्योंकि आपको, हमको, सबको पता है हम सारे सब्जेक्ट एक जैसे नहीं कर सकते। मैंने भी सोचिए सिलेक्शन लिया है, इतनी बार मेंस लिखा, इंटरव्यू दिया, सारी चीजें की। आपको क्या लगता है कि मैं आपको इकोनॉमी और हिस्ट्री ही क्यों पढ़ाता हूं? मैं जो पढ़ाता हूं इकोनॉमी हिस्ट्री, मैं ज्योग्राफी क्यों नहीं पढ़ाता, मैं एनवायरमेंट साइंस क्यों नहीं पढ़ाता, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि मुझे पता है कि उसमें, उन सारे सब्जेक्ट्स में, उन सब में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं हो सकता। कुछ को मैं एक एवरेज तौर पर मैंने पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना। तो यही तरीका है, इसलिए अपने आप को सोच के चलिए कि क्या आपको करना है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया? इसी पैटर्न पर आपको काम करना है, पहली बात। और कैसे कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जो हम तैयारी करना शुरू करने जा रहे हैं 2024 का टारगेट लेकर के, ये बैच, उसके रिगार्डिंग 31 तारीख को लास्ट बैच हमारा एडमिशन क्लोज हो रहा है। इस बैच में ध्यान, P2I, प्रारंभिक परीक्षा टू प्रीलिम टू इंटरव्यू वाला, ध्यान रखना। इवनिंग बैच है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में। और सोचिए इसके लिए फीस मात्र उतनी ही है, 29,999। कोड आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा MK लाइव, और मेरे साथ आप कनेक्ट हो जाएंगे फिर पर्सनली। पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोचिंग, पर्सनल मेंटरशिप, सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा इसके थ्रू। कोड का कोई और अर्थ नहीं है, कोड का मतलब होता है कि आप किस किस टीचर के साथ पर्सनली अटैच हो जाएंगे, ठीक है ना? और ये बैच ध्यान रखना डेली शाम को 6 बजे स्टार्ट हो चुका है, ध्यान रखिए। अभी ओरिएंटेशन क्लास चल रही है, मैं ही इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, शाम को 6 बजे आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना। इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और मैं जब पढ़ाऊंगा तो मैं उसी स्ट्रेटजी से लेकर चलूंगा कि अभी से लेकर के दिसंबर तक आपका प्रॉपर तरीके से प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा की दोनों चीजें सिलेबस ढंग से कवर हो जाए, और जनवरी के बाद फिर आपका सेकंड फेज
जो केवल प्रीलिम्स पर फोकस है उस पर शुरू हो। ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा लेट करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप सोचे कि सितंबर में एडमिशन ले लें, सितंबर में कर लें, तो बेटा अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने में आप पूरा कोर्स खत्म नहीं कर पाओगे। 7 सब्जेक्ट हैं, करंट अफेयर अलग से है, ठीक है ना, 6 सब्जेक्ट अलग हैं। आप क्या सोचते हैं कि 3 महीने में 15-15 दिन के अंदर इन सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे? हिस्ट्री में ही 1 से 1.5 महीना लग जाता है, 40 दिन लग जाते हैं, 40-45 दिन हिस्ट्री कवर करने में। ज्योग्राफी में भी उतने दिन लगते हैं, समझना। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि रिवीजन करने में समय कम लग जाए, लेकिन पहली बार पढ़ने में समय ज्यादा लगता है। इसलिए जितना लेट करोगे उतना आप लोगों के लिए नुकसान है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है आप लोगों के लिए, जिससे हम चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लें। ध्यान रखिएगा, ठीक। और जो भी व्यक्ति मुझसे कनेक्ट होना चाहता है, मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है, कनेक्ट हो सकता है। ये मेरा कोड है MK लाइव, इसका इस्तेमाल करेंगे। कोई भी स्टडी IQ चैनल पर कोई भी कोर्स परचेज करते हैं उस कंडीशन में, तो सोचिए इसमें आपको अच्छा खासा क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मेरा टेलीग्राम, ये इंस्टाग्राम और ये मेरी मेल आईडी है, और ये मेरा टेलीग्राम का बारकोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? ध्यान रखिएगा, 31 तारीख ज्यादा लेट करेंगे आपको समस्या होगी। ओरिएंटेशन क्लास में हम अभी यही डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस पेपर की, किस किस चीज की कैसे कैसे तैयारी किया जाए। सोचिएगा, उसमें हम एक क्लास ले रहे हैं हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, एक क्लास ले रहे हैं हम हाउ टू प्रिपेयर द नोट्स, नोट्स कैसे बनाएंगे, निबंध कैसे लिखेंगे। इन सब चीजों पर हम प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को एक एक चीज की गाइडेंस दे रहे हैं कि प्रारंभिक परीक्षा कैसे पास करनी है, किस तरीके से करनी है। वही सेम चीज आपको भी यहां सिखा रहा है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो 31 तारीख बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए, समझ लीजिए। अब मैंने कहा क्या क्या कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में बिल्कुल सिक्योर होने के लिए, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिक्योर होने के लिए आपको क्या करना है, 55 से लेकर के 60% अंक लाने हैं। यानी कि 100 क्वेश्चन आते हैं तो 55 से लेकर 60 क्वेश्चन बिल्कुल सेफ है। 50 से ऊपर भी ले आओगे तब भी आप सेफ है, लेकिन इतने पर आपको रिजल्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने लाइफ में केवल एक ही बार रिजल्ट देखा था, पहली बार, क्योंकि मैं पता था कि मैं पढ़ने लिखने वाला था नहीं, खुद पे भी भरोसा नहीं था, लेकिन मेहनत खूब की थी। साथ के लोगों को भरोसा नहीं था जो तैयारी कर रहे थे। बात समझना, जब पेपर दे के आया तो मुझे उम्मीद थी कि पेपर तो पास हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए। एक बार नहीं, कम से कम 50 बार पेपर चेक किया होगा, तब भी मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत अच्छा हुआ है, जितने मेरिट जाती है उससे बहुत ज्यादा है सही। सोचिएगा, मेरिट जाती थी उस समय 80-82 क्वेश्चन पे IAS में, और मेरे थे 100+ क्वेश्चन। पहले 120 क्वेश्चन आते थे, 120 और 150 क्वेश्चन आते थे, 2 पेपर होते थे। सोचिएगा, 100+ क्वेश्चन थे, और लोग मजाक बना रहे थे कि नया नया मुल्ला बना है, नमाज तो ज्यादा पढ़ेगा ही, नया नया मुल्ला है, यानी कि नया बच्चा है, तो चिल्लाएगा तो है ही कि मेरे इतने सही है, मेरे इतने सही हैं, क्योंकि पहली बार वाले ही ज्यादा चिल्लाते हैं। लेकिन मुझे अंदर से पता था कि मेरे क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। एक बार नहीं, 10 बार मैं चेक कर चुका, 10 बार क्या, 50 क्या 100 बार चेक कर चुका था। क्यों किया था? क्योंकि पहली बार हम भी दे रहे थे यार, लग रहा था कि यार इतने साल से पढ़ने वाले, इतने सारे सीनियर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, उनके 60, 62, 63 होते हैं IAS में, और सोचिए हम तो नए नए आए हैं, तो हमारे कैसे सही हो जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया ना, तो सोचिए हम भी डर डर के रिजल्ट देख रहे थे। और उस समय रिजल्ट सोचिए रोल नंबर वाइज ऐसे सीरीज से नहीं आता था, बल्कि रिजल्ट आता था स्क्रीन पर, आपका एक बॉक्स बना होता था, उसमें रोल नंबर डालना पड़ता था, फिर एंटर दबाना पड़ता था, उसके नीचे निकल के आता था कॉन्ग्रेचुलेशन या सॉरी। C और S पर नजर टिकी रहती थी। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर क्वालिफाई फॉर मेंस, सॉरी यू आर नॉट क्वालिफाई फॉर मेंस, ये लिखा रहता था। तो जैसे ही रोल नंबर डाला, सोचिए कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के आ गया, पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, हवा में उड़ रहे थे, विश्वास नहीं हो रहा था। एक बार नहीं 10 बार देखा, 10 बार चेक किया कि मेरा ही है, हो गया है। सोचिए उस समय अलीगढ़ में से केवल 2 लोगों का प्री क्वालिफाई हुआ था 2003 में, पूरे अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ओनली 2, जिनमें से एक व्यक्ति का फाइनल सिलेक्शन हो गया था, IPS की रैंक मिली थी, मेरा रह गया था,
क्योंकि मैंने प्रारंभिक परीक्षा पर विशेष फोकस किया था। मेंस के समय मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, नहीं कर पाया था मैं। तो सोचिएगा, तो रणनीति वही है। अब कहोगे ये कहानी क्यों सुनाई? कहानी इसलिए सुनाई दोस्तों कि मैंने केवल उसी बार रिजल्ट देखा था, उसके बाद फिर मैंने कभी रिजल्ट नहीं देखा। मुझे पता था कि जब इतने क्वेश्चन सही हैं तो फिर मुझे रिजल्ट के वेट करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे वेट करना है किसका? मेंस के फॉर्म का। दोस्त देख के आते थे, साथ के लोग रोल नंबर ले जाते थे, देख के आते थे, और वो इसलिए देख के नहीं आते थे कि मनोज को बता देंगे, इसलिए देख के आते थे कमबख्त कभी तो फेल हो, हम कम से कम मजाक बना सकें। समझ रहे? इसलिए देखने जाते थे कि यार देखें हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा तो खुशी मिल जाएगी, क्योंकि वो तो पास हो नहीं रहे, तो कम से कम साला ये कैसे पास हो जाता है, ये कहानी। और मैं चाहता हूं कि उसी तरीके से आप भी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के बिल्कुल सिक्योर रहें। लेकिन ध्यान रखिएगा, पेपर उस समय भी प्रारंभिक परीक्षा का उतना ही टफ होता था, आज भी उतना ही टफ होता है, बस पैटर्न बदले हुए हैं। टफ उतना तब भी था, टफ आज भी उतना ही है। यूपीएससी है, अपने स्टैंडर्ड को कभी भी गिरने नहीं देती। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा 50 से 60% हमको इसमें अंक लाने ही हैं, और इसमें लाने का तरीका सिर्फ एक ही है कि अपने सब्जेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड करिए, ध्यान रखना, और इधर EES पर फोकस करिए, तो ही हो पाएगा। और यहां पर आपका करंट अफेयर्स, बस यही पैटर्न है। यहां पर कम से कम आपका 80% क्वेश्चन सही होना चाहिए, और यहां पर कम से कम 50% क्वेश्चन सही होना चाहिए, और यहां पर लगभग 50 से 60% क्वेश्चन सही होना चाहिए। आप निकाल ले जाओगे, आराम से निकाल ले जाओगे। ये तो बहुत कम है। बस इन सब्जेक्ट पर पता है कि लिमिटेड सोर्स हैं, आप कर सकते हो, ढंग से मेहनत कर जाओ ना यार, क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें से। इसमें कितना भी पढ़िए तब भी उलझे रहने की चांसेस ज्यादा हैं, तो कम से कम इतना पढ़ जाइए कि 50 से 60% क्वेश्चन सही कर ले जाए। और स्टूडेंट क्या करता है? सबसे ज्यादा इसी पर घबराता रहता है। तो घबराना जरूरी है, क्योंकि वो घबराने वाला सब्जेक्ट है। तो जो नहीं है उस पर तो मास्टरी कर सकते हो ना, है कि नहीं? और हिंदी माध्यम, सोचिए उन लोगों के लिए ये सब्जेक्ट तो उंगलियों पर टिप्स पर रहते हैं, कर ले जाओगे। करंट अफेयर, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा एडवांस है, करंट इसी में आता है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इस पर फोकस करते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड के, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, क्योंकि उनका फोकस यहाँ पर होता है। और उसमें वो लोग क्या करते हैं, 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ से सही कर ले जाते हैं, क्योंकि एक तो इंग्लिश मीडियम, दूसरा करंट अफेयर्स, और वो इंग्लिश मीडियम की अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पढ़ करके अपना काम कर लेते हैं। वो ये उनका ये पोर्शन स्ट्रांग नहीं होता, ध्यान रखना। वो इस पर कमांड करते हैं, आप यहां कमांड कर लीजिए। बात एक ही है, जो कर सकते हैं, लेकिन वो करते हैं, वो भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। लेकिन इस तरह की स्ट्रेटजी कोई भी सिलेक्टेड स्टूडेंट बताता नहीं, कोई नहीं बताता। इट्स अ ह्यूमन नेचर, नहीं बताएगा। क्यों? वो ऐसी चीज बताता है, करे मैंने तो 15 दिन में कर लिया, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई वो कभी नहीं बताता। कुछ एक लोग होंगे जो बता देते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि पहले चरण को हम कब और कैसे शुरू करें। तो पहला चरण आपका, ध्यान रखिएगा, अगस्त से लेकर के दिसंबर तक इस पैटर्न को शुरू करना है, 2024 टारगेट करने के बाद में। ठीक है ना? अगस्त से लेकर दिसंबर तक इसमें क्या करेंगे? इसमें आपके जो सब्जेक्ट की दोनों कैटेगरी हैं, इनके आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है ना? आप अपने नोट्स मेकिंग करेंगे। ध्यान रखना, नोट्स मेकिंग के साथ साथ में आप अपने जो सोर्स हैं, सोर्सेस, उनको इकट्ठा करेंगे, एकत्रित करेंगे। ध्यान रखना, और उन सोर्स में से चीजों को इसमें ऐड ऑन करते जाएंगे। यानी कि क्लास को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के यहां पर जितना ज्यादा से ज्यादा नोट्स हो सकता है, वो अपना प्रारंभिक परीक्षा का अलग से नोट्स बनाएंगे। अभी
दूसरा काम क्या करना है इसके साथ में, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है साथ के साथ, ध्यान रखना, साथ के साथ याद करना, अभी से ही साथ के साथ याद करना, ध्यान रखिएगा। दूसरा और क्या करना है, डिस्कशन। अब डिस्कशन के लिए मोदी और योगी, ठीक है ना, अखिलेश और लालू, इन सब पर डिस्कशन को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप लोग जो हैं देश के कर्णधार बनने जा रहे हैं। इनको छोड़िए, अपने टॉपिक पे आइए। जितना ज्यादा अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर के, दो दोस्तों के साथ मिलकर के डिस्कस कीजिए, 1 घंटा आधा घंटा जो पढ़ के आए हो, एक दूसरे से खूब क्वेश्चन पूछिए। जो आपने पढ़ा, जो आपने नोट्स तैयार किया, एक दूसरे से पूछिए, क्योंकि पूछने वाले को सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं, सारी चीजें उसकी क्लियर हो जाती हैं। आपको लगेगा मैंने पढ़ा और उससे पूछूंगा तो कहीं पता ना चल जाए। सामने वाला इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, और पता चल जाएगा तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है, दोनों को फायदा मिलेगा, वो भी तो ऐसी क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए साथ के साथ याद करना और डिस्कशन करना। अभी कोई भी पेपर सेट मत लगाइए, कुछ मत करिए, नोट्स बनाइए, याद करिए, डिस्कस कीजिए, बस 3 चीज। सोर्स जो भी है उनको इकट्ठा करके उसमें से मैटर इसमें निकाल करके ऐड करते रहिए, बस यही काम है। 4 महीने के अंदर सारे सब्जेक्ट आपके प्रॉपरली तैयार हो जाना चाहिए। 4 सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट एक बार थोरोली। और ध्यान रखना, डिस्कशन से ही, ध्यान रखना, फैक्ट भी याद होगा और आपका कंसेप्ट भी याद होगा। अगर आप खाली पढ़ेंगे तो कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। पढ़ने से केवल फैक्ट याद होता है, कंसेप्ट कभी याद नहीं रहता, ध्यान रखना। तो मैक्सिमम फोकस किस पर करना है, यहीं पर। अब कहोगे सर इस समय क्यों? देखिए, जब एग्जाम नजदीक आता है तो दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है, और जब दिमाग पर प्रेशर बढ़ता है तो जितनी तेजी से हम याद करते हैं उतनी तेजी से भूलते भी हैं। फिर हमको कई सारे सब्जेक्ट इकट्ठे दिखाई देने लगते हैं, कई सारे सब्जेक्ट इकट्ठे दिखाई देने लगते हैं। ज्योग्राफी पढ़ते तो पॉलिटी की याद आती है, पॉलिटी पढ़ते हैं तो हिस्ट्री की याद आती है, हिस्ट्री करते हैं तो इकोनॉमी लगता है, इकोनॉमी करते हैं तो ये लगता है, ये लगते हैं तो ये लगता है। इस तरह से चीजें छोटी छोटी दिखाई देती हैं कि ये छूट रही है, और घबराहट बनना शुरू हो जाती है एग्जाम तक आते आते। फिर उस घबराहट में सोचिएगा आप कितना पढ़ेंगे और कितना छोड़ेंगे, इसलिए दिक्कत आती है। इसलिए कभी कभी आप पेपर देखेंगे तो बहुत समय पहले पढ़ी हुई कोई भी चीज अचानक पेपर में सामने दिखाई देती है और सही कर ले जाते हैं। इसलिए दिमाग में जो ठंडे स्तर पर ठंडे ठंडे करके जो आप खाते हैं वो शरीर को वही लगता है, वही दिमाग में स्टोर होता है। इसलिए अभी जितना पढ़ेंगे, जितना डिस्कस करेंगे, वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। बात में समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसमें फैक्ट और कंसेप्ट जितना ज्यादा आप डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा कंसेप्ट। और दूसरी चीज, इसमें एक काम और करना है, एक साथ 2 विषय लेकर के चलने हैं, 2 विषय जीएस के, एक साथ 2 लेकर के। जैसे अगर 2 विषय के लिए 3 घंटे का टाइम दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, तो ध्यान रखना 2 घंटा एक विषय और 1 घंटा एक विषय, यानी दोनों को बराबर बराबर नहीं, बल्कि एक को ज्यादा और एक को कम। एक में क्या करना है, एक को पढ़ना भी है और नोट्स भी बनाने हैं, और दूसरे को केवल पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। जब पहला विषय कंप्लीट हो जाए तो दूसरा उठा लीजिए, फिर इसको डबल टाइम दे दीजिए दूसरे वाले को, इसके नोट्स बना लीजिए और दूसरी किताब पढ़ते रहिए, दूसरे नोट्स पढ़ते रहिए। यानी कि एक के नोट्स भी बनाने हैं और उसको क्या करना है, याद भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, डिस्कस भी करना है। एक को केवल रीड करना है, सिर्फ पढ़ना है, अंडरलाइन करके छोड़ देना है, ठीक है ना। जब ऊपर वाला कंप्लीट हो जाए तो दूसरा उठा लीजिए, इसको ज्यादा टाइम दे दीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, इसके पॉइंट बना लीजिए। इस तरह से आपके नोट्स भी बनते जाएंगे, आपको डिस्कशन भी होता चला जाएगा, सारे काम होते जाएंगे, और इस समय जो काम हो जाएगा वो और कहीं हो नहीं सकता, ठीक है ना। समझ में आ गया? दूसरे चरण में क्या है, दूसरे चरण में आपका ये चरण चलेगा आपका जनवरी से लेकर के मई तक। ध्यान रखना, इसमें भी हम 4 ही महीने लेकर के चलेंगे, और इन 4 महीनों में क्या करना है, जो आपके नोट्स बन चुके हैं, जो बने हुए हैं, बने हुए नोट्स में कुछ अतिरिक्त
पॉइंट क्या करने हैं, उनको ऐड करना है, इसी को कहते हैं ऐड ऑन। अब इसका मतलब हो गया, ये कैसे करेंगे, ये इस तरह से करेंगे कि जो किताबें आपने पढ़ रखी हैं उनको छोड़ दीजिए या रिवाइज कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उठाइए और उस एक्स्ट्रा मटेरियल में से एक दूसरे किताब में से उसमें से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। इससे क्या होगा, रिवीजन। तो इस फेज में आपको क्या करना है, नोट्स में ऐड ऑन करना है, आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका यही है, आप जितना ज्यादा डिस्कस करें, ठीक है ना। इसी समय आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना, इसी के लिए आपको टेस्ट सीरीज अब लगानी है, क्योंकि जब आपने पढ़ा ही नहीं है, याद ही नहीं है, तो टेस्ट सीरीज में क्या लगाओगे। जब एक बार पढ़ चुके होगे ना, तभी टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज लगाइए या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, पिछले साल के पेपर उसको सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, इसको क्या करना है, इनका सॉल्व करना है, इस तरीके से उसका रिवीजन करना। कुछ एक्स्ट्रा ये भी करना है, एड ऑन भी करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है सेकंड फेज में, ठीक है ना। और जितना ज्यादा आप एक दूसरे से डिस्कस कर सके उतना बेहतर है। नई नई चीजें सोचिए, नई नई किताबें पढ़िए, नई नई चीजें ऐड करिए, आपके सारी चीजें हो जाएंगी। और ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट पर ध्यान रखना, इसी में सबसे ज्यादा थिंकिंग प्रोसेस आपको लगाना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा आपको सोचना है, विश्लेषण करना है। विश्लेषण जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करिए। यहां पर एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा किताबें पढ़ सकते हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी, है कि नहीं। एनसीईआरटी पढ़ के उसमें से मैटर निकालिए, फलानी किताब उठा लीजिए, उसमें से और पॉइंट निकाल करके इसमें ऐड कर लीजिए। इस तरीके से सारी चीजें आप करते चले जाएंगे, इस तरीके से आपका सारा काम होगा। अगर सोचिए, जो व्यक्ति जनवरी में जाकर के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करेगा और एक व्यक्ति सोचिए उस समय सब कुछ पढ़ करके रिवीजन करेगा, उस समय टेस्ट सीरीज लगाएगा, उस समय प्रैक्टिस करेगा, उसके प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उनका विश्लेषण करेगा, सोचेगा, नए पॉइंट ऐड करेगा, तो कौन जीतेगा बताइए। आप बता दीजिए। आप तो वो सोच रहे हैं कि पहली बार में जाएंगे और ओलंपिक में वहीं दौड़ेंगे जाकर के, है कि नहीं। बेटा, नीरज चोपड़ा बनने के लिए, बजरंग पुनिया बनने के लिए, पीवी सिंधु बनने के लिए, सचिन तेंदुलकर बनने के लिए कितनी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, आप सोच नहीं सकते हैं। और आप सोचते हैं कि हम एक बार में जाकर के बस एक बार प्री पढ़ेंगे, वहीं पढ़ते पढ़ते ही याद कर लेंगे, पढ़ते पढ़ते ही प्रैक्टिस भी कर लेंगे, सब काम हो जाएंगे। क्यों भाई, एक चीज बता दीजिए, आप अगर प्री परीक्षा में जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो जनवरी में जो हिस्ट्री की क्लास चलेगी उसका रिवीजन कब करोगे। 4 महीने में सोचिए 20-20 दिन सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे हम। कितने दिन हो गए, 160 दिन ना, 120 दिन, 30 दिन के हिसाब से कितने हो गए, 120 दिन। अब सोचना 6 सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए कितने दिन बचे, 20 दिन। 20 दिन में अगर आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसका रिवीजन कब करोगे बताइए। लास्ट का 1 महीने आते आते कंडीशन ये हो जाती है, अप्रैल से ही हमारे हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, 1 महीने पहले ही। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जिसने पहले से नोट्स नहीं बना रखे, जिसने पहले से रिवीजन नहीं कर रखा है, समझ लीजिए उसकी प्रारंभिक परीक्षा पास नहीं होनी है, नहीं होनी है। वो अलग बात है तुक्के लग जाए, यो टिक लगा के आए, गोला भर के आए अंदाज से ही कि इसका ये लगा दो, और किस्मत साथ दे रही हो तो हो सकता है 50-52 क्वेश्चन सही हो जाएं किसी तरीके से, पढ़ा हुआ तो है ही ना। तो वो तुक्का कभी कभी लग सकता है और हजारों लाखों में से किसी एक का लगता है, होता नहीं है। आईएएस है ये। मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। तो यही है कंसेप्ट। तो इस फेज में जाकर के सिर्फ और सिर्फ रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस। और यहां पर भी वही, एक बार में 2 विषय। और इस समय तो सोचिए आपको सबसे ज्यादा फोकस इसी पे करना है, एक बार में 2 विषय कम से कम।
और प्रैक्टिस चलती रहेगी तो पहले आप पढ़ चुके हैं तो पूरा पेपर सॉल्व करोगे तो आप उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ था, यहाँ मैं मिस कर रहा हूं, ये भी मेरा सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से सारी चीजें सॉल्व होंगी। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बार में 2 विषय। और दूसरा, करंट अफेयर्स को लेकर के ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर्स ध्यान रखिएगा, आपका अभी से ही कंटिन्यू चलना है, आज से ही पढ़ना शुरू करना है। पिछले महीने 2 महीने के भी और अगले भी, वो भी कवर करने हैं। अभी से नहीं करेंगे तो नहीं होगा, अभी से नहीं करेंगे तो नहीं होगा। नेक्स्ट वीक में आपको मैं पूरी कंसेप्ट बताऊंगा, हाउ टू प्रिपेयर द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर कैसे तैयार करें, किस तरीके से तैयार करें, कहां से तैयार करें, अगले सप्ताह में फिर आपको डिस्कस करूंगा। ध्यान रखना, इसी वीक में, आने वाले वीक में ही आपको डिस्कस करूंगा पूरा करंट अफेयर, कहां से कैसे किस तरीके से तैयार करना है। उसी में बता दूंगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, एड ऑन कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, बस ध्यान रखिएगा, अब इस पैटर्न पे आपको वर्क करना। अभी से करोगे तो प्रारंभिक परीक्षा पास होगी, अन्यथा नहीं होगी। अब आप सोच लीजिए, ठीक है? करंट अफेयर अभी से कंटिन्यू चलना है। ओके एवरीबॉडी, तो चलिए इसको हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। ठीक, और किसी को अगर मुझसे कांटेक्ट रखना है, कनेक्ट करना है तो यहां से कनेक्ट कर लीजिए। और ध्यान रखिएगा, जिनको अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करनी है प्रॉपर पैटर्न के साथ में, तो सोचिए P2I का बैच 31 तारीख तक लास्ट डेट है, उससे पहले ज्वाइन कर लीजिए, बेटर रहेगा। इसलिए नहीं कि हम एडमिशन चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हमारे साथ रह करके आप अपनी पढ़ाई को एक सही दिशा में साथ लेकर के चलिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बेटा, बिना कोच के सॉल्व नहीं होती। आप बताइए, दुनिया का ऐसा कौन महान खिलाड़ी है, ऐसा कौन सफल व्यक्ति है जिसका कोई ना कोई गुरु ना रहा हो, कोई ना कोई कोच ना रहा हो, कोई ना कोई मेंटर ना रहा हो? सब बता दीजिए। बाकी आपकी इच्छा है, जो आप करना चाहेंगे, ठीक है ना? और जिनका टारगेट 2025 है, 2026 है, 2027 है, पंचवर्षीय योजना है, तो फिर उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। जो व्यक्ति इसी साल अपना टारगेट लेकर के चलता है, चाहे एग्जाम दे या ना दे, टारगेट 1 साल के लेके चलता है ना, तभी वो तैयारी पूरी हो पाती है। मुझे इसी साल सब कुछ करना है, इसी साल करना है। अगले साल के लिए मुझे नहीं पता कि तुम घर में कैसी कंडीशन में रहोगे, घर में कौन सी समस्या आएगी, कोई जानता है क्या? कहते ना, कल करे सो आज कर। क्यों कहते हैं कि कल का पता नहीं है कैसा आएगा? कल कभी नहीं आता। मैं कहता हूं कल आता है, लेकिन कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है आज परिस्थितियां अनुकूल हों, कल हो सकता है घर में कोई समस्या आ जाए और उस समय आप तैयारी ना कर पाए तो। हो सकता है आप बीमार पड़ जाए, उस समय तैयारी ना कर पाए तो। सोचिएगा, कुछ भी हो सकता है। अगर पहले से तैयारी करके रखी होगी तो अगले साल सोचिएगा कोई समस्या आ जाएगी, तब भी आपका बेस तो तैयार है ना। रिवीजन ही तो करना है, तो उतना कर लिया जाएगा। कल के बारे में सोच के मत चलिए। जिनको 2025 में देना है, तब भी यही प्लान बना के चलिए कि हमें इसी साल निकालना है, इसी साल पूरी तैयारी कंप्लीट करनी है। अन्यथा तैयार रहिएगा, ऊपर वाला आपको चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बहुत कम लोग होते हैं जो खुशकिस्मत होते हैं, जो उन्होंने सोचा वैसा होता चला गया। ठीक है ना? चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।